जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट परीक्षा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आरंभिक जितने 100 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आते हैं तो किस तरीके से, फिलहाल अभी देखिए ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन आप जितने ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मगही, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो मगही है, मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि यह जो है बिहारी हिंदी की बोली के तहत आता है। और जो पश्चिमी हिंदी के तहत है खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी आता है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ, या खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो खड़ी बोली शब्द का प्रयोग होता है उसके बारे में है, तो जो आंसर आपका सही होगा ABC। साहित्यिक हिंदी जो है खड़ी बोली के अर्थ में प्रयोग में आता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। और खड़ी बोली का उद्भव जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, तथा खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, जबकि खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहाँ पे भाषा विज्ञान से क्वेश्चन है कि अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 3, 4, 5, 2। तो अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार जो है ये जो वर्ण हैं उनके कितने भेद हैं? तो वर्ण के 4 भेद हैं। अभ्यांतर, बाह, अभ्यांतर में देखें तो जो भी भेद हैं अभ्यांतर के तहत, अस्पृष्ट, स्पृष्ट, विवृत, समृत। बाह प्रयत्न के 11 भेद होते हैं, जो हैं विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आदिकालीन साहित्य में सिद्ध, जैन, नाथ। तो देखिए, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो हैं तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ, उसी में 84 सिद्ध हुए। इन सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। घूर आधारित चंदमणि जिमि उजौ करे, परम महासु एक खड़े, दुरी असुस होए। उपरोक्त दोहे में महासु का संबंध किस किससे है? तो महासुख, महासु का तत्सम रूप से, महासुख वज्रयानियों के पारिभाषिक शब्द से, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। देखिए, दिए गए दोहे घोर अंधेरे अशेष हरे में वणित महासुख का संबंध, इनमें से महासुख, महासु का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। भक्तिकालीन साहित्य तथा अन्य तथ्य में देखें तो कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व या विचार किसका है? तो ये है शुक्ल जी का। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व या विचार आचार्य शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में शुक्ल ने लिखा, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग ही पंथ चलाया। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार इसमें किसका है? तो ये शुक्ल जी का है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार शुक्ल जी का है। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो ये है राम भक्ति शाखा से। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की राम भक्ति शाखा से है। ज्ञान मार्गी शाखा कबीरदास, प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं सूरदास और स्वासुखी शाखा के हैं जीवाराम। भंवर गीत इनमें से किसकी रचना है? सूरदास, चतुर्भुजदास, नंददास, कृष्णदास। तो ये है नंददास की। भंवर गीत देखिए, ये नंददास की रचना है। भ्रमर गीत परंपरा का उत्कृष्ट ग्रंथ है। नंददास की अन्य रचनाओं में देखें तो अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी और रुक्मणी मंगल है। सूरदास के ग्रंथ में देखें तो सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। चतुर्भुजदास के ग्रंथ में चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला, कीर्तावली और कृष्णदास के ग्रंथ में जुगल मानचरित और प्रेम तत्व निरूपण आते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो, लोग इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है?
नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठयोग को पसंद करती थी। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग से गोस्वामी जी का अभिप्राय है नाथ पंथ का हठ योग हृदय पक्ष शून्य है। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। न नागरिक काया विधि कीना ले खोजा पावा ते चीना पैस उठी आगम पंथ बड़ा बाका तस मार्ग जस सुई का नाका बाग चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा चारि बसेरे जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे से अभिप्राय क्या है? 4 धर्मशाला प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग। तो इनमें से देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में ना नागरी काया विधि कीना चारि बसेरे जाई पहुँचा में प्रयुक्त चारि बसेरा से जो आचार्य शुक्ल का अभिप्राय है प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग अंक के एवं शरीयत तरीकत मारिफत एवं हकीकत नामक 4 सोपान है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवन फिर ही अजऊ बनारस से आसपासा आचार सहित विप्र करे ही दंडौ 3 तने रविदास दशा नुसासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो देखिए इसमें निर्गुण भक्ति धारा के संत कबीर रैदास की प्रस्तुत पंक्ति जाके कुटुंब दासानुदासा में लोक व्यवहार वर्ण व्यवस्था और विनय जैसे भावों की अभिव्यंजना हुई है। झूठो है झूठो सदा जगु संत कहत जो अंत लहाय ताको 66 संकट कोटि काढ़त दंत कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। वे स्वयं महागंवार हैं। संसार को झूठ कहने वाले महागंवार हैं। जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कहना है ना तो ये इसमें ऑप्शन आपको जो मिलेगा ए और बी दोनों ही सही है। दिए गए काव्यांश में वर्णित तीसरी पंक्ति जानपनी को गुमान बनो तुलसी के विचार गंवार महा है में गोस्वामी तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि जिन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है वे स्वयं महागंवार हैं। अर्थात जिसको भी अपने ज्ञानी होने का गुमान अभिमान या घमंड होता है वह स्वयं महागंवार या महामूर्ख होता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसो निकसत नाई उधो तिरछे हुए जो अड़े। तो गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती लेकिन निकलते ही नहीं हैं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव है। तो यहाँ पे देखिए सूरदास द्वारा रचित शूर सागर महाकाव्य के मर्मस्पर्शी प्रसंग भ्रमर गीत की प्रस्तुत पंक्तियों में कि उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसो निकसत नाई उधो तिरछे हो ज्वाड़े का आशय है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। वे उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती तथा कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए संभव नहीं है। मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है? अपूर्व भाव विह्वलता रहस्य अनुभूति आत्मसमर्पण भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे जो मीराबाई के पदों में देखें तो मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विह्वलता आत्मसमर्पण तथा भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति मुख्य है। जबकि मीरा के पदों में रहस्य अनुभूति को स्थान नहीं मिला है। रीतिकालीन साहित्य तथा अन्य तथ्य में राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग है। उत्थान का युग है। विस्तार का युग है। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो देखिए यहाँ पे जो राजनीतिक रूप से रीतिकाल जो है ये मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। मुगलों के शासनकाल का प्रारंभ बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में हुआ। मुगलों का अंतिम सशक्त शासक औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी था। इसी समय में रीतिकाल 1700 से 1900, 1643 से 1843 ईस्वी तक माना गया। अतः समय और राजनीति दोनों के आधारों पर रीतिकाल मुगलों के उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। कभी ठाकुर ने किस राजा के कटुवचन कहने पर म्यान से तलवार निकाली और कहा सेवक सिपाही हम उन राजपूतन का दान जुद जुर्बे नेकू जाना मुर्को। तो ये देखिए यहाँ पे जो है कभी ठाकुर ने राजा अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कटुवचन कहने या म्यान से तलवार निकाल ली और कहे सेवक सिपाही हम राजपूतन के। जबकि अन्य नाम जगत सिंह राजा परीक्षा तथा महाराजा उदित नारायण सिंह गलत है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता श्याम सरोजनी श्यामा लता प्रेम प्रलाप। तो इसमें से कौन सा जो है ठाकुर जगमोहन सिंह का रचना नहीं है? तो ये देखिए प्रेम प्रलाप नहीं है। प्रेम संपत्ति लता श्यामा सरोजनी श्याम लता ये सभी हैं। प्रेम प्रलाप जो है ये जगमोहन की रचना नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रेम प्रलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जबकि शेष तीनों रचनाएं प्रेम संपत्ति लता श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की है। रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त अभिव्यंजना में आविधा मूलक है।
तो यहाँ पे देखिए जो रीति मुक्त कविता की विशेषताओं में देखें तो वह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, वह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, जबकि अभिव्यंजना में अभिधामूलक ना होकर लक्षणा तथा व्यंजनामूलक है। आधुनिक हिंदी साहित्य तथा साहित्यकार में देखें तो बगियान बसंत बसेर कियो बसिए तेहि त्याग तपाइए, न दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए। न उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण, ठाकुर जगमोहन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति बगियान बसंत बसेर की, ये जो रचनाकार हैं इसके बद्रीनाथ चौधरी हैं। प्रेमगन की प्रमुख काव्य रचनाओं में जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा विनोद, वर्षाबिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला, जबकि शेष अन्य प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र दी द्वारा दी गई पंक्तियों से असंगत हैं। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम, यही जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार इनमें से कौन है? तो श्रीधर पाठक है। प्रस्तुत पंक्ति आज रात इससे परदेसी करो, ये जो है इसके रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। 1886 ईस्वी में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया गया। यह पंक्तियाँ इसी रचना से अवतरित की गई हैं। शेष तीनों अंबिका दत्त व्यास, राम नरेश त्रिपाठी, हरिओद असंगत हैं। किंसुक पुन से फूली रहे सुलगी, उर्दव जो वियोग तिहारे, मातो फिर न घिरे अवलानी पे जान मनोजिया डारत मारे, हुआ अभिलाषनी पात निपात कड़े ही सूल उशासन डारे, है पथजार बसंत घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? तो देखिए यहाँ पे देखें तो आपको जो व्यक्त मिलेंगे ये तीनों ही ऑप्शन यानी ABC राइट। उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्याय। रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद की प्रस्तुत उपयुक्त पंक्तियों में उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार तथा उक्ति विपर्याय की भाव व्यंजना व्यक्त हुई है, जबकि उक्ति सादृश्यता की भाव व्यंजना नहीं हुई है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधारवाद। तो इसमें से ये पूछा ना कि कौन सा दिनकर का संबंध जो है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो देखिए यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का संबंध निम्न प्रसंगों से है, जैसे काम आध्यात्म की समस्या तो रचना उर्वशी, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ तो परशुराम की प्रतीक्षा, युद्ध दर्शन में कुरुक्षेत्र हुंकार रश्मि रथी, जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा हेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो यहाँ पे देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का संबंध आत्मचेतस, चिंता नदी के द्वीप, बावरा हेरी, सूर्य को समर्पित कृति बावरा हेरी से तथा जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग असाध्य वीणा से है, जबकि विचार कविता से अज्ञेय का संबंध नहीं है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध तथा आलोचना। तो बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है, ये कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो यह है युद्ध और नारी से। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी में यह उल्लेख है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है, उत्साह निबंध के लेखक शुक्ल का है, जबकि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह है। निम्नलिखित में से किस कहानी में अतिव्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया? तो यह है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। जैनेन द्वारा लिखित कहानी ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में अतिव्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। जैनेन की प्रमुख कहानियों में नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोण, पाजेब, फांसी, वातायन, पत्नी, कैदी, जानवी, मास्टरजी आदि है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो यह परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल की अपव्यय की कथा है, और जबकि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम मेहता का एवं प्रणनी परडे उपन्यास के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। पर्णदत्त प्रसाद की किस नाटक का पात्र है इसमें से? तो वो है स्कंदगुप्त का। पर्णदत्त स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। नाटक और प्रमुख पात्र में देखें तो कल्याणी परडय के कल्याणी, चंद्रगुप्त सेल्यूकस, राजश्री, हर्ष चीनी यात्री, वेंजांग, स्कंदगुप्त के पृथ्वी सेन भट्टारक, बंधु वर्मा महादंड नायक, पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त। अजातशत्रु के मगध, कौशल, कौशाम्बी के 3 परिवार, अजातशत्रु।
हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक इसमें से कौन है? तो ये है नंदुलारे बाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक नंदुलारे बाजपेयी हैं। इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ आधुनिक साहित्य, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न। शांतिप्रिय द्विवेदी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता, संचारणी। नेमीचंद जैन के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, साहित्य की समस्याएं। शिवदान सिंह चौहान के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य अनुशीलन। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? लैला सिंह अमीना, पंडित बुधिराम सुनंदा। तो इनमें से देखें कि पंडित बुधिराम तथा अमीना ये प्रेमचंद जी की कहानियों के पात्र हैं। पंडित बुधिराम कहानी बूढ़ी काकी, प्रेमचंद। अमीना जो है ईदगाह कहानी, प्रेमचंद। लैला सिंह उसने कहा था, गुलेरी। सुनंदा पत्नी कहानी के पात्र और ये है कहानीकार जैनेन्द्र। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र इनमें से कौन से हैं? तो सी ऑप्शन इज द राइट। कृष्णचंद्र है, कृष्णचंद्र के अलावा सोफिया और सोफिया के अलावा है गजाधर। कृष्णचंद्र, सोफिया, गजाधर तीनों ही प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं। देखिए कृष्णचंद्र उपन्यास सेवा सदन, तो उपन्यास में देखिए ये सभी हैं उपन्यासकार प्रेमचंद के। कृष्णचंद्र पात्र हैं सेवा सदन के, रंगभूमि के सोफिया, सुनीता हरिप्रसन्न, सेवा सदन गजाधर। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह इसमें से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ए बी सही है। आलोक पर्व, इनके अलावा माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क। आलोक पर्व तथा विचार और वितर्क निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। इनके अन्य निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, कुटस, साहित्य सहचर, मध्यकालीन धर्म साधना, जबकि माटी हो गई सोना निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का तथा कुछ उतले कुछ गहरे निबंध इंद्रनाथ मदान का है। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद जी द्वारा रचित नाटक में से आते हैं? तो ये है ए बी और डी सही है इसमें आपका। डिक्टेटर भी, संग्राम और इनके अलावा जो है प्रेम की वेदी। तो संग्राम तथा प्रेम की वेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद, इनका एक अन्य नाटक करबला भी है, जबकि डिक्टेटर तथा नए खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद नहीं है, उन्होंने नहीं किया था। हिंदी साहित्य की लघु कथा विधाओं में जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी जीवनी आवारा मसीहा में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन वृत्तांत का वर्णन है, जबकि बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर एवं विभूषित भूषण बंदोपाध्याय तीनों संगत नाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? इनमें से अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, गर्दिश के दिन। तो इनमें कौन कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथा से जुड़ी हैं? तो ये देखिए ए और सी, यानी एक तो अपने अपने पिंजरे, दूसरा है मेरी पत्नी और भेड़िया। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसारणे, मेरी पत्नी और भेड़िया ये डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर धर्मवीर, दोनों आत्मकथाएं दलित आत्मकथाएं, जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव एवं गर्दिश के दिन कमलेश्वर, दोनों ही आत्मकथा तो पर दलित आत्मकथा नहीं है। काव्य शास्त्र एवं आलोचना तथा प्रमुखवाद में देखें तो आचार्य भरत के रसूद के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम इनमें से क्या है? तो ये है अनुमितिवाद। आचार्य भरत मुनि रसूद के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद है। भट्ट लूलट का उत्पत्ति या आरोपवाद, भट्ट शंकु का अनुमति या अनुमानवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? इसमें से तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो इसमें से कौन सा रिचर्ड का नहीं है? तो ये है नोट टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। नोट टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर ये पुस्तक आई रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि ये टी.एस. इलियट की पुस्तक है। जबकि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन नामक पुस्तक ये रिचर्ड की है। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? मादाम बावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लॉड लेवी स्टॉल। तो इनमें से कौन से लेखक हैं जिनका संबंध यथार्थवाद से है? तो हमें ये देखना है कि यथार्थ से, जैसे मादाम बावेरी, तो मादाम बावेरी तथा जॉन लॉक लेखकों का संबंध यथार्थवाद रियलिज्म से है, जबकि जो सैमुअल पी हंटिंगटन है उत्तर आधुनिकतावाद से तथा क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का संबंध उत्तर संरचनावाद से है। साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार जरूरी है। साधारणीकरण के बिना भी रस की अनुभूति संभव है। इसमें से देखिए, ध्यान दीजिए, ये पूछा कौन सा कथन सही है साधारणीकरण के संदर्भ में। तो यहाँ पे देखिए,
जो सही है इसमें बी एंड सी, यानी साधारणीकरण जो होता है आलम्बन तो धर्म का होता है और साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार जरूरी है। साधारणीकरण के विषय में सही कथन है शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलम्बन तत्व का धर्म है। भट्ट नायक के अनुसार साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार जरूरी है। नीलोत्पल के बीच सामाय मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन सा कथन सही है? इनमें अलंकार ध्वनि है या रस ध्वनि का एग्जाम्पल है? इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है या लक्षण लक्षणा पर आधारित है? तो इसमें देखिए, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है और यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए सही कथन है। इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है तथा यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है, जबकि इसमें अलंकार ध्वनि तथा यह रस ध्वनि का एग्जाम्पल है। तथ्य विविधता में देखें तो रचना काल के दृश्य निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा इसमें है? चंदायन, मृगावती, चित्रावली और अनुराग बाशुरी। देखिए यहाँ पे रचना काल की दृश्य देखें तो चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद, मृगावती 1501, कुतुबन, चित्रावली 1613, उस्मान, अनुराग बाशुरी 1764, नूर मोहम्मद। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? दादू, मलुकदास, गुरु नानक, सुंदरदास। देखिए जन्मकाल के आधार पर जो संत कवि हैं उनका सही क्रम क्या है? गुरु नानक 1469, दादू दयाल 1544, मलुकदास 1574, सुंदरदास 1596। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या है? सूरत मिश्र, देव, भूषण, जसवंत सिंह। तो जन्मकाल के आधार पर जो रीति ग्रंथकार है उनका सही अनुक्रम देखें तो भूषण 1613, जसवंत सिंह 1626 ईस्वी, देव 1675, सूरत मिश्र 1709 ईस्वी। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे देखिए जन्मकाल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम में श्रीधर पाठक 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत 1865, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही 1883, रामनरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया और उर्वशी। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशन काल के अनुसार देखें तो यशोधरा 1932, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी 1935 बी प्रसाद, कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती, उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर। प्रकाशन काल की दृश्य हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम इसमें से कौन सा है? तो प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग देखें तो सही जो क्रम है निशा निमंत्रण 1938, मिलेनियामनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954, जाल समेटा 1959। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य, बीड़ा, पटकथा। देखिए कविता प्रकाशन काल और कवि दिया है तो प्रलय की छाया 1925 प्रसाद, मधुबाला 1936 हरिवंश राय बच्चन, असाध्य बीड़ा 1961 अज्ञेय, पटकथा 1972 सुदामा पांडे धूमिल। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम इनमें से क्या है? दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। तो देखिए यहाँ पे उपन्यास प्रकाशन वर्ष दिया है, जैसे दिव्या का 1945 ईस्वी यशपाल, जहाज का पंछी 1954 इलाचंद जोशी, अमृत और विष 1966 अमृतलाल नागर, पहला पड़ाव 1987 श्रीलाल शुक्ल। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? परिंदे, राजा निर्वंशिया, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो कहानियाँ दी हैं, एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधवराव शपरे, उसने कहा था 1915 चंद्र शर्मा गुलेरी, राजा निर्वंशिया 1957 कमलेश्वर, परिंदे 1960 निर्मल वर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? कला का जोखिम, आस्था और सौंदर्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। तो देखिए यहाँ पे निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम इनमें से क्या है? श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 महादेवी वर्मा, अशोक के फूल 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य 1961 रामविलास शर्मा, कला का जोखिम 1981 निर्मल वर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और आवारा मसीहा। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तो देखिए कलम का जो सिपाही है 1962 में अमृत राय, कलम का मजदूर 1964 मदन गोपाल, आवारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर, व्योमकेश दरवेश 2010 विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम यहाँ पे लगाना है। सेतुबंध, एक दुनिया एक, 8वां सर्ग, रति का कंगन। तो यहाँ पे देखिए जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है वो है सेतुबंध 1972, 8वां सर्ग 1976 ईस्वी, एक दुनिया एक 1987, रति का कंगन 2010। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कवि सुमित्रा नंदन पंत,
हिंदी साहित्य का आदिकाल, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो यहाँ पे देखिए जो प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृति है उनका सही क्रम। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये लेखक हैं हजारी प्रसाद। कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य 1976, नंद दुलारे वाजपेयी। और यहाँ पे दिया है देखिए भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, रामविलास शर्मा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए नंद दुलारे वाजपेयी का नई कविता, प्रसाद, कवि निराला, आधुनिक साहित्य। तो हम क्रम से देखें तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं तो प्रसाद का 1940, आधुनिक साहित्य 1950, कवि निराला 1965, नई कविता 1973। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। तो देखिए यहाँ पे वामन 8वीं सदी, कुंतक 10वीं सदी, मम्मट 11वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। खड़ी बोली ब्रजभाषा बांगरू अवधी। तो यहाँ पे देखिए खड़ी बोली जो है बिजनौर, ब्रजभाषा आगरा, बांगड़ू करनाल, अवधी सुल्तानपुर। निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित करिए। अवहट्ट, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। तो यहाँ पे देखिए जो क्रम है अवहट्ट का कीर्तिलता, रचनाकार विद्यापति, ब्रजभाषा भंवर गीत, नंददास, अवधी मधुमालती, मंझन, खड़ी बोली प्रिय प्रवास, हरिऔध। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है। नगर बाहिरे डोमी तोहरी कुड़िया छाए, इनका लुइपा, का तरुअर पंच बिडाल, कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, मोरा जोबना नवलेरा भयो गुलाल। अब देखिए यहाँ पे क्रमशः देखें तो नगर बहिरे डोंबी तोरी कुड़िया छाई, इनके पंक्तिकार कंडपा, का तरुअर पंच बिडाल लुइपा, कड़ुआ बोल न बोलस नारी नरपति नाल, मोरा जोबना, यह है खुसरो का। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ओने घटा परी जग चाहा, दूसरा है आवत जात पनहिया टूटी, तीसरा अति मलिन वृष भानु कुमारी, और इसके अलावा है कीरत भनित भूति भल सोई। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः ओने घाट परी जग छाहा, जायसी, आवत जात पनहिया टूटी कुंभनदास, अति मलिन वृष भानु कुमारी सूरदास, कीरत भनित भूति भल सोई तो तुलसीदास। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंधित कवियों के साथ सुमेलित करिए। अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सखी संप्रदाय। तो इनको सूची 2 से मिलाना है, जायसी, हरिदास, रैदास, कुंभनदास, तुलसीदास। तो देखिए यहाँ पे जो दार्शनिक सिद्धांत हैं अद्वैतवाद तो इनके है रैदास, प्रवर्तक शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के तुलसीदास और रामानुजाचार्य प्रवर्तक, शुद्धाद्वैत के कुंभनदास, वल्लभाचार्य, सखी संप्रदाय हरिदास, स्वामी हरिदास। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। जपू जी, रसमंजरी, बरवे नायिका भेद, वैराग्य संदीपनी। तो देखिए यहाँ पे जपू जी नानक दास कृतिकार, रसमंजरी नंददास, बरवे नायिका भेद रहीमदास, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित करना है। शिवराज भूषण, छत्रप्रकाश, बिरह वारिश, काव्य निर्णय। देखिए शिवराज भूषण जो है इनका है अलंकार निरूपण, कवि भूषण, छत्रप्रकाश जीवन चरित लाल कवि, और विराह वारिश रीति स्वच्छंद वृत्ति बोधा कवि, काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण भिखारी दास के द्वारा है। निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज, रस पीयूष निधि। तो देखिए यहाँ पे हम क्रमशः अगर सुमेलित करें तो रस सागर श्रीपति के द्वारा, रस चंद्रोदय कवींद्र, रसराज मतिराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करनी। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, या मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनी की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। बिखरी अलके जो तर्क जाल। तो ये देखिए यहाँ पे क्रमशः अगर देखें तो दुखी जीवन जो कहीं नहीं, ये पंक्ति है निराला की। मैं दिन को ढूंढ प्याली में महादेवी वर्मा, रोज़ सवेरे मैं थोड़ा मर जाता हूँ आगे का, बिखरी अलके जो स्पष्ट वाल, ये प्रसाद का है। निम्नलिखित पात्रों को संबंधित काव्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है। कर्ण, कमला, औशिनरी, राहुल। तो यहाँ पे देखिए कर्ण तो ये है रश्मिरथी,
दिनकर, कमला प्रलय की छाया प्रसाद, औसिंद्री उर्वशी दिनकर, राहुल यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। अज्ञेय बच्चन, रघुवीर सहाय, सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए रचना और रचनाकार में देखें तो कला और बूढ़ा चाँद सुमित्रा नंदन पंत, दीपशिखा महादेवी वर्मा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ अज्ञेय, सतरंगिनी बच्चन, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित करना है। लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश, शंभुनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। तो देखिए यहाँ पे लक्ष्मीकांत वर्मा तो इनका है अकविता, नरेश नकेनवाद, शंभुनाथ सिंह नवगीत, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद। निम्नलिखित कहानियों को उनसे जुड़े पात्रों के साथ सुमेलित करना है। आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था, गैंग्रीन। तो देखिए कहानी पात्र और कहानीकार में जो आकाशदीप है इनके हैं बुद्धगुप्त और जो है जयशंकर प्रसाद कहानीकार, दिल्ली में एक मौत अतुल कमलेश्वर, उसने कहा था तो बोधा सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी, गैंग्रीन जो मालती अज्ञेय। निम्नलिखित उपन्यासों का उनके बड़े विषय के साथ सुमेलित करना है। अजय की डायरी, अंतराल, बसंती, महाभोज। तो देखिए अजय की डायरी ये विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पे तो लेखक जो हैं देवराज हैं। अंतराल, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, ये है मोहन राकेश। बसंती, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण, ये भीष्म शानी। महाभोज, समकालीन राजनीतिक परिवेश में, तो ये है मनु भंडारी जी का। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। कहनी अनकहनी, गंधमादन, जीप पर सवार इल्लिया, मिट्टी की ओर। तो देखिए क्रमशः हमको जो सुमेलित करना है इसमें कहनी अनकहनी ये धनवीर भारती जी का, गंधमादन कुबेर नाथ राय, जीप पर सवार इल्लिया शरद जोशी, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित करना है। उर्वी सुंदरी, वेणुरति, देवसेना। तो देखिए यहाँ पे क्रमशः सूर्यमुख तो ये वेणुरति, स्कंदगुप्त देवसेना, पहला राजा उर्वी, लहरों के राजहंस सुंदरी। और इसके नाटककारों में भी वैसे ही हैं। सूर्यमुख का ये लक्ष्मी नारायण और स्कंदगुप्त तो प्रसाद और पहला राजा माथुर और लहरों के राजहंस में जो सुंदरी पात्र है वो मोहन राकेश इसके नाटककार हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके साथ जो सुमेलित पात्र उनके साथ मिलाना है। सूरज का सातवां घोड़ा, मैला आंचल, 1 इंच मुस्कान, तमस। तो देखिए यहाँ पे जो पात्र हैं उनसे मिलाना है। उपन्यास में देखिए तो सूरज का सातवां घोड़ा तो माणिक मुल्ला ये उपन्यासकार धर्मवीर भारती, मैला आंचल विश्वनाथ प्रसाद, फणीश्वरनाथ रेणु, 1 इंच मुस्कान रंजना बनु भंडारी, तमस नत्थु विष्म शाहनी। निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। हम हसमत, बच्चन निकट से, माटी की मूर्ति, चीड़ों पर चांदनी। तो देखिए यहाँ पे जो क्रमशः में सुमेलित करना, हम हसमत कृष्णा सोपती, बच्चन निकट से अजित कुमार, माटी की मूर्ति रामरिच बेनीपुरी, चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा। निम्नलिखित काव्यांशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित करना है। रेमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, बंसी धुन सुनी ब्रिज वधु चली, जिन देन दिखे व कुसुम गई, उदित उदयगिरी मंच पर। देखिए यहाँ पे क्रमशः में सुमेलित जो करना है। रेमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, श्लेष अलंकार, बंसी धुन सुनी ब्रिज मधु चली, विचार विचार असंगति अलंकार, जिन देने दिख व कुसुम गई अनियोक्ति अलंकार और रूपक, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तर संरचनावाद, यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। तो देखिए यहाँ पे सामने जो सूची सेकंड है उसमें रचनाकार के नाम दिए गए हैं। हमको यहाँ पे सुमेलित करना है। उत्तर संरचनावाद के जो आचार्य हैं लुई अल्थ्यूशर, यथार्थ के जॉर्ज लुकास, स्वच्छंदतावाद के रॉबर्ट बंस, उत्तर आधुनिकतावाद के हैं फ्रेडरिक जेम्सन। गद्यांश तथा उस पर आधारित जो प्रश्न है वो 76 से 80 में दिए गए हैं। सौंदर्य किसे कहते हैं? प्रकृति, मानव जीवन तथा ललित कलाओं के आनंददायक गुण का नाम सौंदर्य है। इस स्थापना पर आपत्ति ये की जाती है कि कला में कुरूप और असुंदर को भी स्थान मिलता है। दुखांत नाटक देखकर हमें वास्तव में दुख होता है। साहित्य में विभत्स का भी चित्रण होता है, उसे सुंदर कैसे कहा जा सकता है? इस आपत्ति का उत्तर यह है कि कला में कुरूप और असुंदर विवादी स्वरों के समान है जो राग के रूप को निखारते हैं। विभत्स का चित्रण देखकर हमें उसे प्रेम नहीं करने लगते हैं, हम उस कला से प्रेम करते जो हमें विभत्स से घृणा करना सिखाती है। विभत्स से घृणा करना सुंदर कार्य है। सुंदर जिसे हम कुरूप, असुंदर एवं विभत्स कहते हैं, कला में उसकी परिणति सौंदर्य में होती है। दुखांत नाटकों में हम दूसरों का दुख देखकर प्रवृत्त होते हैं। हमारी सहानुभूति अपने तक अथवा परिवार और मित्रों तक सीमित न रहकर एक व्यापक रूप ले लेती है। मानव करुणा के इस प्रसार को हम सुंदर कहेंगे या असुंदर? सहानुभूति की इस व्यापकता से हमें प्रसन्न होना चाहिए या अप्रसन्न? दुखांत नाटकों अथवा करुण रस के साहित्य से हमें दुख की अनुभूति होती है
किंतु वह दुख अमिश्रित और निरपेक्ष नहीं होता। तो यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है, इन गद्यांश से हमें इसका उत्तर देखना है। साहित्य में जैसे ये है कि विभस का भी चित्रण सुंदर होता है, क्योंकि कला में असुंदर और कुरूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है कि वीर मनुष्य की पराजय आनंद का मूल कारण है? दुखान नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है, या दुखान नाटक दूसरों के दुख से जुड़े होने के कारण हमारे दुख का कारण नहीं बनते। तो देखिए यहाँ पे जो है कि दुखांत नाटक जो है उनमें सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वीर मनुष्यों की वेदना समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। करुण रस के साहित्य में मनुष्य प्रायः विपरीत स्थितियों में संघर्षरत है। संघर्ष का औदात्य दुख को सीमित करता है, या दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है। तो यहाँ पे जैसे दिया ना कि दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है, तो यही कथन यहाँ पे जो है सही है। दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है? तो ये है, दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। करुण रस के साहित्य में आनंद निहित होता है किनमें? तो यह है, इस साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता होती है। यहाँ पे देखिए कथोपकथन से 81 से 100 तक के प्रश्न है। ये 2018 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और वहाँ पे तब बहुत ज़्यादा ये जैसे चेंज था। आज के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी चेंज था। अब यहाँ पे देखिए तर्क और जो है स्थापना और तर्क से क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भाव में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रचनात्मक होता है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। तो यहाँ पे जो कहा गया है ए और आर, ये दोनों ही सही है। कथन और स्थापना और तर्क दोनों ही सही है। यहाँ पे देखिए साहित्य का इतिहास वस्तुतः मानव जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। तो बात तो सही है, मतलब साहित्य का इतिहास वस्तुतः मानव जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है, और प्रत्येक देश साहित्य, जो ये शुक्ल जी स्वयं कहते हैं ना कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो अंततः साहित्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? मनुष्य है। और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है। तो ये सही है, आर भी सही है। ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है ना, वो पूंजीवादी एक व्यवस्था है, क्योंकि उसमें पूरा विश्व ही एक बाजार है और व्यक्ति एक उपभोक्ता के तौर पे। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। देखिए दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, और क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है, ये हमें समझना है। इसमें ये सही नहीं है कि उसका दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद का है। मार्क्सवाद तो शोषित तबके की बात करता है, यह गलत है, क्योंकि दलित साहित्य का वैचारिक आधार दलित उत्थान तथा यथार्थवाद है, और ना ही दलित साहित्य में मार्क्सवाद या वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। तो एक ठीक है कि अगर देखें तो अस्तित्ववाद जो है वो सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है, तो ये तो ठीक है, यह तथ्य। अस्तित्ववाद जो है सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व, अस्तित्ववाद अपनी एग्जिस्टेंस की बात करता है ना, तो अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन, ये तथ्य गलत है। सामाजिक कल्याण अस्तित्ववाद का दर्शन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वयं के कल्याण का दर्शन है। अस्तित्ववाद का प्रभाव जो है ये प्रयोगवाद में पूर्णता दिखा, जिसका स्वरूप अहमनिष्ठ भाव था, क्योंकि यह अस्तित्ववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक और चेतन की अवधारणा से पुष्ट है। तो देखिए वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है, यह तथ्य गलत है, क्योंकि मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति निहित वासना या संस्कार वंशानुक्रम में संचय होती है। इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक और चेतन की अवधारणा से पुष्ट होती है। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भाव तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर आदि भावों का अनुभव करता भी अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए गलत है, आर सही है। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है, क्योंकि पूर्वकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य कर्म अथवा नाटकीय संघर्ष का
पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों ही गलत है। दृष्टि ये कहें कि ये दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि पहले से कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण, तो ऐसा नहीं है। एकांकी जो होता है पूर्णतः लघु संस्करण ना होकर नाटक का छोटा रूप है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को छांट कर ये जो नाट्यकर्म या नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये तर्क भी त्रुटिपूर्ण है। वस्तु सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित करता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है, क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। तो यहाँ देखिए, वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति है, ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है, क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। अतः स्थापना और तर्क दोनों सही है। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है, क्योंकि वह लिखा कभी जाए खेला वर्तमान में जाता है। तो ए और आर दोनों ही सही है। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। तो ये है कि कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। ये ए गलत है, दूसरा भी गलत है। कविता में चित्रित प्रेम जो है वो निजी होता है, क्योंकि प्रेम जो है सामाजिक भाव नहीं है। ये चीज़ गलत है, क्योंकि कविता में चित्रित प्रेम निजी के साथ साथ अन्य सामाजिक तथा सहृदय का भी होता है, तथा प्रेम सामाजिक भाव भी होता है। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। तो देखें यहाँ पे ए भी सही है और आर गलत है। यहाँ पे श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। दूसरा, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है। तो यहाँ पे देखिए, श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होते हैं, कथन गलत है। श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन ज्ञात होता है, चाहे वह इष्ट हो या प्रेमी हो या कोई अन्य हो। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, इसलिए उसमें राष्ट्रीय बोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर होता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। भक्ति को सा पुरानुरुक्तेश्वर कहा गया है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। तो इसमें दोनों ही सही है। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है, और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। तो यहाँ पे देखिए ए सही है। स्वच्छंदावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, क्योंकि यह द्विवेदी योगीन शास्त्रीयता की प्रक्रिया स्वरूप व्यक्ति कल्पना निरेख और निजी रहस्यानुभूति का जो है फलन है। तो देखिए, स्वच्छंदावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, सही है। ये कथन सही नहीं, क्योंकि स्वच्छंदावाद और रहस्यवाद का पर्याय छायावाद है, जबकि यह द्विवेदी शास्त्रीयता इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति कल्पना तिरेक और निजी रहस्य अनुभूति का प्रतिफलन है। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है, क्योंकि यह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। तो ये दोनों ही सही है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। तो देखिए, यहाँ पे आधुनिकता कोई सही बात है, शाश्वत मूल्य तो है नहीं, वह मूल्य के परिवर्तन से संचालित होता है, और उसमें हमेशा ही कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता ही रहता है। देशभक्ति, संस्कृति, राग चरित्रों की उदात्तता, भाषी गर्मा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योजित और दात्य से परिपूर्ण नाटक है। साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषता भी मिलती है। तो यहाँ पे देखें कि ये ब्रेख्त के महानाट्य का जो संपूर्ण विशेषता है, संपूर्ण नहीं मिलता है। ये कथन प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में सही नहीं है ना। साथ ही उसमें जो मिलता है संपूर्ण विशेषताएं, ये चीज़ सही नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से जो पहले जो क्वेश्चन आता था वो पूरा 100 क्वेश्चन आता था, और काफ़ी चेंज था उसका पैटर्न। अभी देखेंगे आप तो काफ़ी जो है आपको डेप्थ में क्वेश्चन दिखेंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न नहीं था, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी कुछ हद तक रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप प्रीवियस का लगाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि और भी जो है जितने भी सेशन आएंगे उनको आप कंटिन्यूअस देखेंगे। धन्यवाद।